नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राजनीति में क्या से क्या हो जाए, कब क्या बात होती है, क्या नहीं हो सकता, ये सब कुछ हैरान करने वाला होता है। एक ऐसी खबर आई, केवल खबर है, केवल खबर भी इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। और आम तौर पर ऐसी बात तब हो रही है क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं कि राजनेताओं को उनसे रिटायरमेंट तो होता ही नहीं है। रिटायरमेंट की बात छोड़िए, वो तो इस पर बात करना भी नहीं चाहते हैं। उम्र हो जाए, चला नहीं जाए, फिरा नहीं जाए, कुछ हो ना, भूल जाएं, याद नहीं रहता है कि वो खुद मुख्यमंत्री हैं कि गृह मंत्री हैं कि क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन राजनीति में रिटायरमेंट की बात नहीं करते। ऐसे में अगर देश की राजनीति का सबसे ताकतवर माने जाने वाले लोगों में से एक यदि अपने रिटायरमेंट की बात अचानक करने लगे तो चर्चा करना तो वाजिब लगता है। बात बनती है कि भाई इस पर बात की जानी चाहिए, क्यों ऐसी बात आ गई। हाँ, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है, मगर फिर भी ये बात तो हो रही है। हंगामा हो गया शहर में। बात मैं कर रहा हूं अमित शाह साहब की। होम मिनिस्टर अमित शाह देश की मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। यदि प्रधानमंत्री की बात छोड़ दूं तो कहना चाहिए कि इस सरकार के अकेले सबसे ताकतवर राजनेता अमित शाह। अमित शाह साहब एक प्रोग्राम में थे दिल्ली में, और वो सहकारिता का कार्यक्रम था। अमित शाह साहब होम मिनिस्ट्री के और सहकारिता विभाग के मंत्रालय के मंत्री हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये मंत्रालय अलग से बनाया था। कोऑपरेटिव सेक्टर में अमित शाह जी का बड़ा दखल रहा है गुजरात के वक्त से, बल्कि गुजरात की जो राजनीति है उसको बदलने में इस फैक्टर का, कोऑपरेटिव सेक्टर का बड़ा मामला है, बड़ा असर है। उस पर काम किया है अमित शाह जी ने। उस ताले को खोला, कांग्रेस की ने जो ताला लगा रखा था कोऑपरेटिव सेक्टर पर, उसकी चाबी अमित शाह ने खोली थी। खैर, वो बात अलग है। तो अमित शाह साहब एक प्रोग्राम में थे, सहकारिता विभाग का प्रोग्राम था। महिलाओं के साथ जो स्वरोजगार और उस पर काम करती हैं उनके साथ एक कार्यक्रम था, और उसमें अमित शाह जी, होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद, उनका मेरा रिटायरमेंट का प्लान बन गया है, और मैं रिटायर होने के बाद, प्लान बन गया है का मतलब रिटायर हो रहा हूं नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर मैं रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के बाद मैं वेदों उपनिषदों पर काम करूंगा, प्राकृतिक खेती पर काम करूंगा, ऐसे ही सब काम आगे करूंगा। अब इससे तो हंगामा हो गया कि अमित शाह जी रिटायरमेंट प्लान पर भी बोल रहे हैं। भले ही उनका कहने का मतलब कुछ और हो, या ये नहीं हो कि कम से कम कल रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा होना तो वाजिब है। मुझे भी हैरानी हुई कि अमित शाह साहब के रिटायरमेंट प्लान की बात क्यों होने लगी। कोई प्लान की बात नहीं है, लेकिन अमित शाह साहब ने कहा वेदों और उपनिषदों पर वो काम करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे। इस समय तो देश के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं वो, सरकार में, संगठन में, संसदीय राजनीति में। अभी मैं सवेरे ही बात कर रहा था किसी अपने मित्र से, तो उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री जी ने जो संसदीय राजनीति है वो अमित शाह जी के भरोसे छोड़ दी है। उसको लीड कर रहे हैं अमित शाह, और प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु बनने के लिए पूरी दुनिया भर में अपना जो डिप्लोमेसी है उस पर काम कर रहे हैं। देश की राजनीति और संसदीय राजनीति, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से, उन्होंने अमित शाह जी के साथ सौंप दी। अमित शाह जी गृह मंत्री तो हैं ही, सरकार में सबसे ताकतवर लोग हैं, और ये बात सच भी है कि जब भी मसला होता है लोकसभा में या राज्यसभा में तो अमित शाह ठसक के जवाब देते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अमित शाह साहब जब संसद में आते हैं तो प्रधानमंत्री जी की बात छोड़ दी जाए तो बीजेपी की साइड में, यानी पक्ष की तरफ, यानी बीजेपी के एमपी जहां बैठते हैं वो खड़े हो जाते हैं, सबके सब लोग। और संसद में आम तौर पर सन्नाटा रहता है जब अमित शाह बोलते हैं। उनके साथ कोई बहस उस तरह से नहीं करता है, और वो तथ्यों के साथ बात करते हैं। कुछ लोग उनकी ऑरेटरी पर सवाल खड़े कर सकते होंगे, लेकिन वो जब बात करते हैं तो एक एक फैक्ट पर बात करते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं, और उसकी काट मुश्किल होती है। उसको वो बड़े ताकतवर तरीके से, दमदार तरीके से रखते हैं। 2014 से पहले की बात करें तो उससे पहले गुजरात में हुआ करते थे।
2002 में वो गृह राज्य मंत्री बने थे मोदी सरकार में, सबसे कम उम्र की गृह राज्य मंत्री थे। और वैसे एक और बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की औपचारिकता की बात करें तो वो नरेंद्र मोदी जी से 1 साल सीनियर हैं। 1 साल पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ज्वाइन किया था। नरेंद्र मोदी जी उस समय तक संघ के प्रचार का काम और संघ का काम भी देखा करते थे, तो वो थे। और नरेंद्र मोदी के कहने पर ही वो राजनीति के में आए, उस तरह की संसदीय राजनीति या कहना चाहिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। और पहली बार उन्होंने सरखीज विधानसभा है वहां से उपचुनाव लड़ा था गुजरात में 1997। और तब से लेकर आज तक करीब करीब 40 से ज़्यादा चुनाव लड़ चुके हैं अमित शाह जी, विधानसभा की, लोकसभा की, राज्यसभा की, कॉरपोरेट सेक्टर के, और जो तमाम तरीके छोटे मोटे छोटे बड़े सब मिला के 40 से ज़्यादा चुनाव लड़े और एक भी चुनाव उन्होंने हारा नहीं, एक भी चुनाव हारा नहीं। आज तारीख है 10 जुलाई और मुझे 9 जुलाई याद आती है। 9 जुलाई 2014 को उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना दिया। उससे पहले की कहानी तो आपको पता ही होगी कि 2014 के चुनाव से पहले उन्हें महासचिव बनाया गया था, राष्ट्रीय महासचिव, और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, जहां 14 साल से भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। कोई सरकार में कोई ताकत, मतलब विधानसभा में कोई बड़ी ताकत नहीं थी, लोकसभा में कोई बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी नहीं थी 2002 में जब सरकार गई थी उसके बाद से। और जब अमित शाह गुजरात से, अहमदाबाद से पहुंचे उत्तर प्रदेश, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो दिग्गज नेता हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा ये गुजराती हमें क्या सिखाएगा और ये क्या कमाल कर लेगा। उस समय पार्टी बहुत टूटी फूटी थी, बटी हुई थी, अलग अलग ग्रुप थे, एक से एक दिग्गज थे उस समय। और जब अमित शाह जी ने वहाँ पर काम शुरू किया तो पार्टी एकजुट हो गई और दिग्गजों को समझ में आ गया कि ये नेता किसी और मिट्टी का बना है। और 2014 के लोकसभा चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन 282 सीटों में से 26% सीटें, 71 सीटें उत्तर प्रदेश से आई थी, जिस चुनाव को अमित शाह ने लड़ा था। अमित शाह ने उसकी तैयारी की थी, रणनीति की थी। और एक और मित्र ने मुझे बताया कि उस समय उन्होंने एक अलग काम किया कि उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर जिला गजेटियर्स मंगवाए जिलाधीशों के पास से, दफ्तर से, और उन गजेटियर्स में देखा कि किस किस तरह की जाति व्यवस्था वहाँ पर है, कौन कौन सी जातियाँ किन किन जिलों में है और कौन सी ताकतवर हैं, कौन सी प्रभावी हैं, किन जातियों का किस राजनीतिक पार्टी के साथ संबंध है, और कुछ छूट गई हैं। जो जातियाँ छूट गई थी उन जातियों पर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया और पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया। ये बात है अमित शाह जी की 2014 की, और 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। न पहले कभी जीती थी, न अभी तक उसके बाद जीती है। 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव। 2024 में तो खैर पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर हो गया, आधी सीटें भी नहीं रही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो लगातार रहे। उसके बाद वो पार्टी अध्यक्ष बन गए, और पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारी बातें, उससे पहले उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। जब बात चल रही थी, मोदी सरकार आ गई और 2017 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया, तो लोगों ने कहा कि भाई अब वो सरकार में आने वाले हैं, लेकिन वो सरकार में नहीं आए। उस समय भी वो काम संभालते रहे, और राजनाथ सिंह जी उस समय सरकार में शामिल हुए थे, मोदी सरकार में नंबर 2 मिनिस्टर थे। आज भी वो नंबर 2 मिनिस्टर हैं औपचारिक तौर पर राजनाथ सिंह जी, लेकिन लोग मानते हैं कि नंबर 2 यानी मोदी के बाद अगर कोई है तो अमित शाह ही है। सरकार में वो मंत्रियों को भी समझाते हैं, सरकार में मंत्रियों का कामकाज भी समझाते हैं। और पिछली बार एक बार जब हुआ था, कुछ मंत्रियों के इस्तीफे लेने थे, तो अमित शाह जी ने उनको कहा था कि भाई अब आपकी विदाई की बेला आ गई है, तो वो काम भी वो करते हैं। संगठन में किसी को नियुक्ति मिलनी हो, संगठन में किसी को आना हो, पार्टी के साथ किसी को रिश्ता बनाना हो, पार्टी के साथ कोई सहयोगी दल आना चाहता हो, जाना चाहता हो, मंत्री बनवाना चाहता हो, मुख्यमंत्री बनवाना चाहता हो, इन सब पर अमित शाह जी से चर्चा किए बिना बात नहीं होती। लेकिन इतना आसान नहीं है। यदि आप उससे पहले की घटना देखें तो जिस तरह से
सोहराबुद्दीन के केस में उन्हें फंसाया गया था एक फेक एनकाउंटर के मसले पर, और यहाँ तक कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तड़ी पार भी होना पड़ा था। गुजरात से बाहर रहने का आदेश मिला था और वो यहाँ गुजरात भवन में रहते थे। वो भी एक बड़ा मुश्किल समय था, और उस दौरान उन्होंने देश के सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए और देश को समझने की कोशिश की। वो सोमनाथ के बड़े उपासक हैं, शिव के उपासक माने जाते हैं, और सोमनाथ का जो बोर्ड है उसमें भी वो हैं। गुजरात की राजनीति में तो उनका दखल है ही, लेकिन केंद्र की राजनीति में भी उनका दखल है। लगातार बात करते हैं। जब उन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, क्योंकि राजनाथ सिंह जी के बाद उन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया, और होम मिनिस्टर बनने के बाद मई 2019 में उन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया, और जुलाई 2019 में अगस्त 2019 में उन्होंने एक बड़ा काम किया, आर्टिकल 372 का एब्रोगेशन। उस दिन सुबह 11 बजे के बाद जब लोकसभा शुरू हुई तो हैरान हो गए थे लोग कि क्या हुआ था। अमित शाह ने 2 बड़े फैसले वहाँ पर लोकसभा में सुनाए। एक कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर को राज्य से यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो फैसला किया गया है। इसको लेकर लोगों ने कहा कि अब तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन अमित शाह ने खुद खास तौर से कश्मीर को देखा, और उस पर आज 6 साल हो गए इस बात को। कश्मीर शांति से चल रहा है, खून की नदियां नहीं बही हैं, वहाँ लाल चौक पर तिरंगा फहर रहा है। वो सब काम भी उन्होंने किया। और मुझे याद आता है कि जब वो अध्यक्ष बने थे तो एक दिन जब पार्टी ऑफिस में शाम को कार्यक्रम रखा गया था, बुलाया गया था पत्रकारों को, मैं भी उसमें था, तो उसमें एक बड़ा स्क्रीन बोर्ड लगा हुआ था जिस पे कोई नंबर चमक रहे थे, मिस कॉल के नंबर। सब लोगों ने उस समय मजाक उड़ाया था कि मिस कॉल क्या हो रहा है। तो उस समय मिस कॉल करके पार्टी की मेंबरशिप का अभियान चलाया गया था, और उससे पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अमित शाह ने तब कहा था कि कांग्रेस ने कभी अपना पार्टी का नवीनीकरण नहीं किया, नए लोगों को नहीं लाए, नया इन्फ्लो नहीं आया। इस वजह से वो आज इस स्थिति में पहुंच गई कि वहाँ पर विपक्ष का नेता बनने लायक भी स्थिति नहीं बची है। वो संगठन पर बड़ा जोर देते हैं, बड़ी ताकत लगाते हैं। उनके साथ जब काम करते हैं, लोग चुनावों में जाते हैं तो वो रात को 2 बजे तक 3 बजे तक काम करते रहते हैं, बैठकें करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं, और जो योजना बनाई गई है उसके एग्जीक्यूशन पर भी ध्यान देते हैं। जयपुर की एक घटना मुझे याद आती है कि जयपुर में पार्टी के कुछ नेताओं के साथ उन्होंने एक बैठक की और एक प्लान बना कर दिया कि 15 दिन में इस प्लान को एग्जीक्यूशन होना चाहिए। उसके 1 महीने बाद जब अमित शाह दोबारा जयपुर पहुंचे तो जो नेता थे वो तो आमतौर पर जैसे बात करते हैं, उन्होंने बताया कि अब अगला हमारा फ्यूचर प्लान क्या है। तो अमित शाह जी का फ्यूचर प्लान तो बाद में बात करेंगे, पहले जो हमने पिछला प्लान बनाया था उसका अपडेट क्या है। और जब उसका अपडेट कुछ खास नहीं मिला तो अमित शाह नाराज हो गए और वो उस मीटिंग से उठ गए। उनका पहले इस काम को कीजिए कि प्लान बनाने से काम नहीं चलता, एग्जीक्यूशन पर काम चलता है। ये सब बातें लगातार चल रही है। आज भी सबसे ज़्यादा ताकत वो माने जाते हैं। बहुत सारे लोग तो इस पर भी सवाल करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। इस सवाल की भी चर्चा अक्सर हुआ करती है भारतीय जनता पार्टी में भी, और अभी जब अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, तब भी हो रहा है कि जो अमित शाह साहब को पसंद होगा, जो नरेंद्र मोदी जी को पसंद होगा, वही अध्यक्ष बनेगा। और कम से कम अमित शाह जी का नाम जिस पर सहमति नहीं हो, उस पर्ची को आगे बढ़ना मुश्किल काम है। ये लगातार चर्चा चलती है। विपक्षी नेता भी उनसे थोड़ा सा ठीक तरीके से बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो फैक्ट्स पर लगातार बात करते रहते हैं। ऐसे में क्या वजह हो सकती है, ये तो अमित शाह बता सकते हैं कि किस वजह से उन्होंने ये प्लान बनाया। किसी एक मित्र ने कहा कि अक्सर वो इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और रिटायरमेंट को लेकर वेदों उपनिषदों की बात भी वो अक्सर करते हैं। जब वो सोहराबुद्दीन केस मामले में जेल में थे तो कैदियों को भगवत गीता का पाठ भी सुनाया करते थे पढ़कर। ये भी आपको मैं बात बता दूं। और एक और बात कही जाती है कि वो बहुत बातों को तथ्यों के साथ तो रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जेजरेट भी करते हैं और बारीकी से बात करते हैं। मतलब किसी ने कहा कि वो 0.001 का जिक्र जरूर करते हैं कि भाई ये बात का 0.001 क्या होगा, और फिर पूछते हैं गुजराती में कि हूँ शुन कहूँ छू ते तमने समझे छे। जब बात कर लेते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं हूँ शुन कहूँ छू ते तमने समझे छे, यानी मैंने जो कहा वो तुम्हें समझ आया क्या। भारतीय जनता पार्टी पर जो एक किताब मैंने लिखी उसमें पूरा एक चैप्टर अमित शाह जी पर है, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या है।
तो जो वो कहते हैं क्या वो आपको समझ आया? और आज जो उन्होंने कहा है कि वो रिटायरमेंट के बाद, अभी तो 60 साल के हुए हैं, 60 साल तो अभी बहुत सारे लोगों को तो राजनीति शुरू करनी है इस उम्र के आने तक, तब तक वो उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया है। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनको जानता हूँ कि वो अमित शाह के बहुत करीबी रहे, तो मैंने सोचा कि शायद उनसे बात कर लूँ कि अमित शाह जी के बारे में वो क्या सोचते हैं। वो बेंगलोर से दिल्ली की फ़्लाइट में थे, दिल्ली की फ़्लाइट में बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि क्या आप अमित शाह जी पर बात करना चाहेंगे, उन्होंने रिटायरमेंट प्लान पर कहा है कुछ? उन्होंने कहा कि अमित शाह जी कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, राजनेता जो कहते हैं ना, अक्सर उसका उल्टा करते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।